हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के, है ना। लास्ट वीडियो में हमने खत्म किया था वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अच्छे सवाल यहां पर मिलेंगे आपको, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। देखें क्वेश्चन नंबर 19, है ना। यहां पर आंसर भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी आप लोग आंसर पे फोकस ना करें, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दें। देखो, प्रूव दैट अ क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस विथ नो चार्ज विद इन इटसेल्फ मस्ट इंक्लोज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। पहले क्वेश्चन को समझो। प्रूव दैट अ क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब अगर एक क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस है विथ नो चार्ज और उसमें अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसके अंदर आपका जो वॉल्यूम है वो भी इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। मतलब यहां पर क्या प्रूव करना है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसके पूरे वॉल्यूम में आपका पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर क्लोज्ड है विथ नो चार्ज इनसाइड इट, देन इट मस्ट हैव इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, है ना। चलो, अब यहां पर ये इसका प्रूफ जो है ना, बेसिकली अपन स्टेटमेंट के फॉर्म में बताएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो क्या है। तुम जरा सोचो, अपन एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है ना, ठीक है, वो आपका इक्विपोटेंशियल नहीं है कि नहीं। मान लेते हैं कि वो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम नहीं है अंदर, ठीक। अब जरा सोचो, अगर इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम अंदर नहीं है मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी, और इसका मतलब अंदर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी तो बाय गॉस लॉ वहां पर एनक्लोज चार्ज भी होगा, है कि नहीं। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है कि नहीं। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कि अगर अंदर इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम नहीं है तो वहां पर आपका वोल्टेज मतलब पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी, मतलब डीवी बाय डी आर एग्जिस्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से अंदर आएंगी या फिर अंदर से बाहर जाएंगी, मतलब अंदर फील्ड एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अंदर चार्ज इंक्लोज होगा, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है विथ नो चार्ज इन इटसेल्फ तो वहां पर अंदर आपका इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम ही होगा। इज इट क्लियर। तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होगा तो वहां पर आपका हर पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी तो एनक्लोज चार्ज भी 0 होगा। इज इट क्लियर। तो वही यहां पर जो मैंने बोला है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान दें। सपोज अ क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस विथ नो चार्ज विद इन इटसेल्फ डज नॉट इंक्लोज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, है ना। देयरफॉर पोटेंशियल जस्ट इनसाइड द सरफेस वुड बी डिफरेंट फ्रॉम पोटेंशियल एट द सरफेस रिजल्टिंग इन सम पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब डीवी बाय डी आर एग्जिस्ट कर जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब डीवी बाय डी आर एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। Therefore, there would be field lines pointing inward or outward from the surface. मतलब फिर फील्ड लाइंस अंदर एग्जिस्ट कर जाएंगी, चाहे वो आउटवर्ड वाली हो या फिर इनवर्ड वाली हो, है कि नहीं, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ अदर एंड ऑफ द लाइंस आर एट चार्जेस इनसाइड, है कि नहीं। ये तभी पॉसिबल हो सकता है फील्ड लाइन का होना जब अंदर चार्जेस होंगी। अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन आउटवर्ड होंगी, और अगर अंदर नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन इनवर्ड होगी। मतलब अगर फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रही है तो अंदर चार्ज होगा, है कि नहीं।
लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि नो चार्ज इनसाइड। ठीक है, तो आप देखो, एज देयर इज नो चार्ज इनसाइड, देयरफॉर द एंटायर वॉल्यूम इनसाइड द इक्विपोटेंशियल सरफेस मस्ट बी एट द सेम पोटेंशियल, है कि नहीं? ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल स्टेटमेंट के फॉर्म में अपन इसको जस्टिफाई किया हमने। ठीक है, ओके, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है अ कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स, है ना, मतलब कैपेसिटर है और उनके प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड है, डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड है, ओके, एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, और उसको हमने फिर डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, चलो, द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड एंड देन द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। फिर उसके बाद हमने क्या किया, वहां पर बैटरी को डिसकनेक्ट किया और जो डाइलेक्ट्रिक था ना उसको वहां से निकाल लिया। ठीक, अब देखो, स्टेट वेदर द कैपेसिटेंस, द एनर्जी स्टोर्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज स्टोर्ड एंड द वोल्टेज विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। बहुत कुछ पूछ लिया इसमें उसने, है ना। उसमें क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, कि अगर हमारे पास कैपेसिटर है विथ डाइलेक्ट्रिक, है कि नहीं, और उसको हमने सोर्स डीसी सोर्स से कनेक्ट करके चार्ज कर दिया हमने, और फिर वहां पर हमने डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी को और डाइलेक्ट्रिक को निकाल लिया, तो जैसे डाइलेक्ट्रिक को निकालोगे तो वहां पर कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा, एनर्जी स्टोर्ड पे क्या असर पड़ेगा, चार्ज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वोल्टेज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मतलब ये सारी वैल्यूज इंक्रीज होंगी कि डिक्रीज होंगी कि कांस्टेंट रहेंगी, इनके बारे में पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, तो अब मेरी बात को थोड़ा समझना ध्यान से, है ना। आओ जरा मैं आपको समझाता हूं, देखो। हां, देखो बेटा, अब यहां पर क्या है, यहां पर डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड है और आपने यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दी आपने। ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दी आपने, ठीक, V वोल्टेज का आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया यहां पर, है ना। अब क्या हुआ कि यहां पर चार्जेस डेवलप हो गए, मान लो आपका Q चार्ज डेवलप हो गया और यहां माइनस Q चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, ओके, अब देखो, जैसे ही हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और डाइलेक्ट्रिक निकाला तो मालूम क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, लेकिन इस बार तो डाइलेक्ट्रिक को निकाल रहे हैं ना, मतलब पहले से ही उसका कैपेसिटेंस बढ़ा हुआ है। अब जब डाइलेक्ट्रिक निकालोगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, है कि नहीं। तो यहां पर ध्यान देना, सिंपल मैं कहूंगा आपसे, ठीक है, इफ वी रिमूव डाइलेक्ट्रिक, if we remove dielectric then its capacitance decreases, its capacitance decreases। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये कहानी है, तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। नाउ अब देखो क्या होगा कि अगर आपने उसको चार्ज किया था विथ डाइलेक्ट्रिक, तो अगर तुम डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल लोगे तो क्या उसके चार्ज पे कोई असर पड़ेगा क्या, ना भैया, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है कि नहीं, तो यहां पर चार्ज पे कोई असर नहीं आएगा। क्लियर है, तो यहां पर देखो हम कहेंगे कि चार्ज रिमेन कांस्टेंट, चार्ज रिमेन कांस्टेंट। ठीक,
अब देखते हैं एनर्जी के साथ क्या कहानी होगी। ठीक है, आप बताओ यहां पर, सिंस एनर्जी इज गिवन बाय Q स्क्वायर अपॉन 2C ना। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर अगर Q कांस्टेंट है तो एनर्जी स्टोर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना C के, और अगर यहां पर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है कि नहीं। तो हम कहेंगे सिंस C डिक्रीजेस therefore E increases। क्लियर, ठीक है, चलो ये हो गया आपका कहानी। नाउ अब अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज के साथ क्या कहानी होगी, देखो ध्यान से। आप बताओ सिंस V इज इक्वल टू Q बाई सी होगा, भाई Q इक्वल टू सी वी, तो V इक्वल टू Q बाई सी। ठीक, अब यहां भी देखो C की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आप बताओ फॉर अ कांस्टेंट चार्ज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C ना, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर C डिक्रीज होगा, सिंस C डिक्रीजेस therefore V also increases। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने बोला कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, चार्ज पे कोई असर नहीं आएगा, एनर्जी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और क्या बोला था उसने, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी ना उसने, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस आएंगी। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। यहां देखो, मैं यहां बोल देता हूं, देखो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन डी होता है कि नहीं। ठीक है, आप बताओ उनके प्लेट के बीच का सेपरेशन चेंज हुआ है क्या, नहीं, तो डी पे कोई असर नहीं आया है। तो जैसा वोल्टेज में चेंज होगा वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा। तो आप बताओ V इंक्रीज हुआ है तो यहां पर E भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम कहेंगे सिंस V इंक्रीजेस therefore E also increases। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी सिंपल सी, है ना। तो ये था आपका सिंपल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इज इट क्लियर। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसको डालते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका रिवर्स होगा जब उसको निकालेंगे, है ना। और ये हम लोगों ने क्विक रिवीजन में देखा हुआ है ना, कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो जैसे ही तुम डाइलेक्ट्रिक को डालोगे ना, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, और K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस अगर बढ़ रहा है तो उसको निकालने से क्या होगा, कम होगा कैपेसिटेंस, है कि नहीं। ठीक है, और अगर C यहां पर कम हो रहा है तो उसी से रिलेटेड है सारी चीजें, तो उन सारे चीजों के बारे में भी आप वहां पर बता सकते हो। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर। देखो, प्रूव दैट इफ एन इंसुलेटेड अनचार्ज कंडक्टर, prove that if an insulated uncharged conductor is placed near a charged conductor and no other conductors are present, the uncharged body must be intermediate in potential between that of the charged body and that of infinity। ठीक है, यहां पर आंसर लिखा हुआ है, लेकिन अभी पहले क्वेश्चन पे फोकस करें आप लोग। ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है, उसके करीब में अगर अनचार्ज कंडक्टर को लाओगे, ठीक है, तो यह बोल रहा है कि प्रूव करो कि अनचार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा वो इंटरमीडिएट होगा बिटवीन पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर एंड इंफिनिटी। इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि जो अनचार्ज कंडक्टर है उसका पोटेंशियल की वैल्यू, है ना, किसके बीच में लाई करनी चाहिए, बिटवीन पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर एंड इंफिनिटी।
मतलब जो भी चार्ज कंडक्टर होगा उसका पोटेंशियल, ठीक है, और इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो मान लो कि अगर मान लो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल V है और इन्फिनिटी पे होता है 0, मतलब उस अनचार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, उस V और 0 के बीच में होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आप प्रूव करते हैं। यहां पर ध्यान देना आप लोग, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से। वहां पर आंसर तो ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन पहले समझो चीजों को। देखो, आप बताओ, ये है मान लो आपका कोई चार्ज कंडक्टर है ना, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके करीब में आप एक अनचार्ज कंडक्टर को रख दोगे, है कि नहीं? तो आप बताओ, ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज है, ठीक। अब जैसे तुम इस कंडक्टर को इसके करीब रखोगे तो ड्यू टू इंडक्शन यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। अब बताओ, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो तुम बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड राइट ना, है कि नहीं? ठीक है। आप बताओ, देख के क्या तुम ये पहले ये बताओ कि यार आपको ये पता है ना कि पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है अलोंग द फील्ड, है कि नहीं? ठीक है। तो पोटेंशियल की वैल्यू अलोंग द फील्ड डिक्रीज होती है, मतलब आगे चल के इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 हो जाएगी, है कि नहीं? और इसका मान लो पोटेंशियल V है, तो आप बताओ सोच के कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू अलोंग द फील्ड डिक्रीज हो रही है ना, मतलब V से डिक्रीज होते होते 0 हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके बीच में ही आपका ये लाई कर रहा है ना कंडक्टर, अनचार्ज वाला, मतलब जिसमें इंड्यूस हुआ है चार्ज, है कि नहीं? तो तुम बताओ इसका जो पोटेंशियल है वो इसके और इसके बीच में ही लाई करेगा ना, है कि नहीं? तो यहां पर रीजन क्या है, आपने प्रूफ कैसे किया वो सुनो, कि सिंस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसा बोलें सिंस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द फील्ड, है ना, देयरफॉर द अनचार्ज कंडक्टर have potential which is intermediate between potential of charge conductor and infinity, है कि नहीं? ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू इसके और इसके बीच में ही होगी कहीं कोई ना कोई, मतलब ये इंटरमीडिएट पोटेंशियल पे होगा, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है मान लो ये V है, ये 0 है, तो हो सकता है कि इसका पोटेंशियल V/3 हो गया हो, है ना, इससे कम और इससे ज्यादा, तो बीच की वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? तो यही बातें यहां पर लिखी हुई हैं, आओ पढ़ते हैं जरा। देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन इंसुलेटेड अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर, द अनचार्ज कंडक्टर एक्वायर सम इंड्यूस्ड चार्ज along any path from the charge conductor to uncharged conductor along the electric field, potential will continuously decreases। वही जो बात कह रहा था मैं कि चार्ज टू अनचार्ज along the direction of electric field क्या होगा आपका, potential will continuously decrease, है कि नहीं? Another path from uncharged conductor to infinity will lower the potential further। तो देखो पोटेंशियल चार्ज कंडक्टर से अनचार्ज पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, और उसके बाद अनचार्ज से फर्दर इंफिनिटी तक और डिक्रीज होगी ना, है कि नहीं? ठीक है। तो हेंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट, हेंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट का मतलब कि जो वहां पर प्रूव करने के लिए बोला है वो जस्टिफाई हो गया। इज इट क्लियर? तो ये कहानी थी आपके सिंपल, इस क्वेश्चन का आंसर था 21 का। तो इसको एक 21 और एक जो 19 था
उसको अपने बिल्कुल थियोरेटिकली हमने इसको प्रूव किया है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में उसका जस्टिफिकेशन दे सकते हो। इज इट क्लियर? चलो अब हम करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अच्छा सवाल है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगा यहां पर, देखे ध्यान से। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पॉइंट चार्ज माइनस क्यू का, प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ड्यू टू अ चार्ज पॉजिटिव क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ रिंग ऑफ रेडियस आर। देखो हमें क्या करना है, कैलकुलेट। मेरे पास एक पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका रेडियस आर है, उसके एक्सिस पर एक माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है ना। तो उस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो अपन को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब वहां पर फर्दर क्या बोल रहा है, देखो। स्केच पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्सियल डिस्टेंस z फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। फिर अपन को क्या करना है, एक ग्राफ बनानी है ना, एक ग्राफ बनाना है अपन को बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस z के बीच में। ठीक है कि नहीं है? ओके, नाउ लुकिंग एट ग्राफ, कैन यू सी व्हाट वुड हैपन if minus q is displaced slightly from the center of ring along the axis। फिर उस ग्राफ को देख करके आप क्या ये बता सकते हो कि क्या होगा कि अगर हम माइनस क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करें along the axis। ठीक है, तो अगर हम माइनस क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करें along the axis तो क्या होगा उसके साथ, है ना। तो वो अपन को बताना है कि भैया अगर हम माइनस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करें, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा। चलो ये सारी बातें करते हैं अपन, है ना। तो पहले तो अपन एक बढ़िया सा रिंग बनाते हैं, है ना, और उसको आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं, यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा आपका। ठीक है, ध्यान देना, देखो ध्यान से, बढ़िया सा बनाते हैं यहां पर। ये देखो, ये रिंग है, ये ऐसा वाला रिंग है, ऐसा प्लेस किया है, तो उसको 3D व्यू देने के लिए मैंने ऐसा बना दिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये एक्सिस है। ठीक है, ओके, अब ध्यान देना, ये पूरा ही एक्सिस है आपका यहां तक, ये देखो पूरा। ठीक है, ओके, नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर इस पे यहां पर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो भाई, और ये पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, क्यू है कि नहीं। ठीक है, अब देखो, मान लो इस पॉइंट पर एट अ डिस्टेंस z, इस पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पर जो ये नेगेटिव चार्ज है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से, ये होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो आप बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू रिंग, वो आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। और इसका पोटेंशियल यहां पर इनटू चार्ज। अच्छा, ये चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज रखेंगे, माइनस क्यू, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात को सुनना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ऑन द एक्सिस पोटेंशियल की वैल्यू होती है ड्यू टू रिंग इज के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है कि नहीं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका U की वैल्यू, मतलब इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा इस नेगेटिव चार्ज Q के पास। इज इट क्लियर? ठीक है, तो U की वैल्यू मैं बोल रहा हूं -k अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ स्केच करनी है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड Z की वैल्यू। ठीक है, चलो आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को प्लेस करेंगे और ये हमारा z की वैल्यू होगी, मतलब ये एक्सिस को शो कर रहा है ये। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से, आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या निकाला था अभी अपन ने, U इज इक्वल टू -k अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, मतलब ग्राफ तो नीचे की तरफ ही बनना है। ठीक है, अब देखो Z की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, नेगेटिव में कम होता जाएगा, है कि नहीं। और कहां पर जाकर के जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी, जब आपका Z इंफिनिटी होगा। आप बताओ अगर ये इंफिनिटी होगा तो ये पूरा इंफिनिटी हो जाएगा, तो U की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब ग्राफ जो है वो शुरू ऐसे होगा और फिर ये देखो और जब आपका Z की वैल्यू जीरो होगी, जब आपका Z की वैल्यू जीरो होगी मतलब रिंग के सेंटर पे होंगे हम। भैया Z की वैल्यू जीरो मतलब हम सेंटर ऑफ रिंग पे होंगे। आप देखो जब Z की वैल्यू जीरो होगी तो हम कहां होंगे, रिंग के सेंटर पे होंगे। ठीक है, तो ये देखो ये जो है आपका ये रिंग का सेंटर है, ओरिजिन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव मैक्सिमम। आप देखो यहां पर अगर आप Z की वैल्यू जीरो पुट करते हो तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप बताओ U एट सेंटर कितना हो जाएगा, -k अपॉन R। ये नेगेटिव मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। यहां पर आएंगे, उसके बाद Z की वैल्यू इस तरफ एग्जिस्ट कर जाएगी ना, लेफ्ट ऑफ रिंग। ठीक, तो फिर से सेम पैटर्न यहां पे ड्रॉ होगा। ये इंफिनिटी तक जाएंगी यहां पर, है कि नहीं। तो ये होगा आपका ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड Z, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो ये हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया हमने, है ना। अब उसने क्या बोला था, एक आखिरी सवाल था ना उसके अंदर कि अगर हम -q चार्ज को, जरा ध्यान देना इधर देखो, जो उसका तीसरा सवाल था इसके अंदर कि अगर हम -q चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं स्लाइटली, है कि नहीं, इसको डिस्प्लेस करते हैं स्लाइटली अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, तो इसके साथ क्या होगा। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, आप बताओ ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पॉइंट पे वो आउटवर्ड होगी ना, है कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के ऊपर कैसा लगाता है फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है फोर्स। तो अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये फर्दर और मूव होता जाएगा, है कि नहीं, और रिंग के सेंटर को क्रॉस कर देगा और फिर आगे निकल जाएगा, है कि नहीं। और फिर आगे जैसे ही निकलेगा इसके, ये वाला जो रिंग है वो उसको रिटार्ड करना शुरू कर देगा, है कि नहीं। तो बताओ अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा
तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इसकी फील्ड यहां पर ऐसी होगी टुवर्ड लेफ्ट, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ बुलाना चाहेगा, तो इसके पास पहले से वेलोसिटी होगी तो वो उसको रिटार्ड करना शुरू करेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी फॉर अ मोमेंट 0 हो जाएगी और फिर वो नेगेटिव चार्ज वापस से रिंग के सेंटर की तरफ जाने लगेगा। तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करके वो ऑसिलेट करने लगेगा ना, हाँ है ना। तो यहां पर जो सवाल पूछा है ना कि नेगेटिव चार्ज को अगर अलोंग द एक्सिस स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे आप, तो वहां पर वो नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कहता हूं कि इफ वी displace negative charge माइनस क्यू तो लिख ही लिया है, ठीक है। इफ वी डिस्प्लेस माइनस क्यू स्लाइटली along the axis है ना, then it oscillate about the center of ring, ठीक है, ये कहानी होगी। तो ये अपना पूरा सवाल कंप्लीट होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहां पर लास्ट सवाल इस शॉर्ट आंसर का क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आप लोग बेटा पहले ये नोट कर लें, ये आप लोग नोट कर लें, फिर ये पूरा नोट कर लें। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहां पर, आओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना, शॉर्ट आंसर का, ध्यान देना आप लोग। कैलकुलेट पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग ड्यू टू चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द रिंग ऑफ रेडियस R। अच्छा, ये जो मैंने नहीं अभी अलोंग द एक्सिस पर मैंने पोटेंशियल की वैल्यू का फॉर्मूला यूज किया था कि आपका KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, उसको डिराइव करना है। तो डेरिवेशन पूछ रहा है हमसे पोटेंशियल की वैल्यू का, है ना। चलो और डेराइव करते हैं हम लोग, यहां पर ध्यान देना बस। इधर देखो, चलो इसको एक फ्रेश पेज में बिल्कुल देखते हैं, आओ। ये आपका रिंग है, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे बना लेता हूं मैं। ये आपका रिंग है, ठीक है। चलो ये मान लो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, ठीक है। चलो ये आपका है एक्सिस ऑफ रिंग, है ना। तो मुझे इस पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अच्छा, ये जो आपका चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, Q है ना। अब देखो, वैसे तो किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होता है KQ/R, लेकिन वो आपका होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेकिन ये जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो यहां पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन का मेथड यूज होगा, है ना। आओ देखते हैं, यहां पर देखो, हम क्या करेंगे, यहां पर एक एलिमेंट्री पोर्शन चूज करेंगे, मतलब रिंग के सर्कमफ्रेंस का एक एलिमेंट्री पोर्शन, छोटा सा पोर्शन चूज करेंगे, बहुत छोटा सा पोर्शन, है ना, ऑफ लेंथ से dx। और इस एलिमेंट्री पोर्शन के ऊपर जो चार्ज है ना, मैंने मान लिया वो भी बहुत स्मॉल होगा, से dq, ठीक है। तो अब बताओ, ये जो dq है
ये एलिमेंट्री पोर्शन का चार्ज है, मतलब ये बहुत छोटा चार्ज है, तो उसको तो हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं ना, ठीक है। ओके, तो अब बताओ ये जो आपका एलिमेंट्री पोर्शन है, इसका जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पर, वो तो हम निकाल सकते हैं ना किस फॉर्मूले से, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले से, क्योंकि बहुत छोटा चार्ज है, मतलब इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो आप बताओ यहां पर ये डिस्टेंस कितना है, ये बताओ r, ये मान लो आपका सपोज करो ये z है कि नहीं, ठीक है। तो ये होगा आपका अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा ये, हाँ है ना, ठीक है। अब ध्यान देना, अच्छा अपन को डिस्टेंस z पे निकालना है क्या, कि कुछ ऐसा बोला तो नहीं है ना, ओके ठीक है, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग z ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो तुम बताओ, यहां पर लिखना पड़ेगा सब कुछ, कंसिडर एन एलिमेंट्री पोर्शन, consider an elementary portion of length dx and charge dq, ठीक है। चलो तो अब बताओ यहां पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, वो पोटेंशियल की वैल्यू भी बहुत कम होगी ना, एज कंपेयर टू रिंग के कारण पोटेंशियल। तो एक काम करो, हम लोग ले क्या, डीवी पोटेंशियल ले लेते हैं, जो इसका पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर वो डीवी होगा, और ये होगा क्या, के इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब मैं डी क्यू की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज क्यू। तो बड़ा सिंपल सी कहानी है, आपका यहां पर यूनिटरी मेथड लगेगा कि आप बताओ पूरे सरकमफेरेंस का चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, तो यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होगा, कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई आर, तो उस dx लेंथ का चार्ज कितना होगा, इंटू dx कर दोगे। आप बताओ, देख के यहां पर इसको जरा होल्ड पे डालो 1, और बताओ सिंस चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, क्या ये होगा Q अपॉन 2 पाई आर, होगा ना Q अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो आप बताओ देयरफॉर चार्ज ऑफ dx लेंथ कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पर यूनिट लेंथ के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे dx से, तो ये होगा क्या, Q अपॉन 2 पाई आर इंटू dx, है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो आपका चार्ज होगा ये उस एलिमेंट्री पोर्शन का चार्ज होगा जिसको मैंने क्या बोला हुआ है, dq बोला हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर ध्यान देना, देयरफॉर dq इज इक्वल टू कितना होगा, dq इक्वल टू आपका Q अपॉन 2 पाई आर इंटू dx, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये dq की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 dv इज इक्वल टू k अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और dq की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन 2 पाई आर इंटू dx, है कि नहीं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, टोटल पोटेंशियल चाहिए ना, तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, चलो भाई, तो मैं उसको नेक्स्ट पेज में करता हूं, ठीक है, ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू आपका k q, यहां पर देखो क्या था, ये k अपॉन दिस इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर,
के अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर और इंटीग्रेशन ऑफ dx ना, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट्स हैं तो उसको तो हम इंटीग्रेशन के बाहर ही लेंगे, है कि नहीं? ठीक है, अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब जितने भी आपके dx हैं, ये देखो रिंग में, यहां पर बताओ ऐसे एलिमेंट्री पोर्शन बहुत सारे होंगे ना पूरे सरकमफरेंस पे, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx करना है मतलब जितने भी एलिमेंट्री पोर्शन हैं सबको ऐड करना है, तो सारे एलिमेंट्री पोर्शन को जब ऐड करोगे तो सरकमफरेंस मिल जाएगा ना रिंग का, है कि नहीं? तो ये बताओ मैं इंटीग्रेशन ऑफ dx को लिख सकता हूं क्या सरकमफरेंस ऑफ रिंग? सारे dx का सम करने का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है? तो आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dv तो v हो गया, ये आपका k अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, q अपॉन 2 पाई आर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज अगेन 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला मिल गया ना v इक्वल टू व्हाट, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना। एंड इफ यू रिमेंबर मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज किया था डायरेक्टली, वो यही वाला यूज किया था ना मैंने, और अगले क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन पूछ लिया उसने, ठीक है? तो ये होता है आपका सिंपल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, है ना? तो आप लोग जरा इसको कॉपी करें, पहले ये पहले कॉपी कर लें आप लोग, फिर ये कॉपी कर लें। नाउ बस यहां पर अपना खत्म होता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना? ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है ना? आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है? और वहां पर जो कैटेगरी आपको देखनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम्पलर देखना है तो आपने यहां पर वॉच नाउ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे चैप्टर की लिस्ट खुल जाएगी, जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उसको क्लिक करें, ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल यार, है ना? तो बस अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी तो इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।